जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं साथियों आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो हिंदी का पेपर होता है साथियों, एकदम हूबहू पेपर जैसा प्रश्न पत्र है। ठीक है, तो आज की वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, आपको लगेगा कि आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न है साथियों, हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है। 31 है, 30 है, 15 है या फिर 29 है। तो बताइए साथियों, हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है। राइट आंसर बनेगा वो है 31। ठीक है, हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या 31 होती है। कैसे 31 होती है आइए जानते हैं। अल्प प्राण आप जानते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, तो ये कितने हो गए, 15 हो गए। ठीक है, पहला, तीसरा, पांचवा। और स्वर की संख्या होती है 11, तो स्वर इसमें 11 जोड़ दो। उसके बाद आता है क्या, अंतस्थ वर्ण आते हैं। ठीक है, अंतस्थ वर्ण होते हैं 4। ठीक है, कितना हुआ, तो 15, 11 और 4, 15 15 30 हो गए। 30 यहाँ से हो गए साथियों। उसके बाद जब आप क से क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग में आपका पहला, तीसरा, इसमें आपका जो आएगा, तीसरे में आता है आपका ड, और ड में एक बनता है ड़। ठीक है, जानते हैं ना ड़, तो वह वही ड़ एक और आपका जुड़ जाएगा, तो कुल मिला के 31। 30 प्लस 1 कितना हुआ, 31 वर्ण हो गए। तो अल्प प्राण वर्णों की संख्या 31 हो गई। ठीक है, अब देखिए, अब अल्प प्राण की बात हुई है तो महाप्राण की भी बात कर लेते हैं। महाप्राण की संख्या क्या होती है, देखिए महाप्राण की मैं बात कर रहा हूँ। महाप्राण में क्या होता है, दूसरा और चौथा वर्ण होता है, तो दूसरा और चौथा मिला के कितने हुए, तो एक में 2, तो 5 लाइन में 10, 10 ये हुआ। उसके बाद होता है उसमें वर्ण आते हैं, उसमें वर्ण की संख्या कितनी होती है, 4। उसके बाद साथियों दूसरा और चौथा, चौथे में आपका ढ आता है। ठीक है, ढ ढ हो गया तो प्लस 1 और हो गया, तो कुल मिला के कितने हुए, 15 हो गए। तो महाप्राण की संख्या 15 हो गई। ठीक है साथियों, एक दो पॉइंट आपको और बताते हैं। जो स्वर होते हैं, स्वर जो लिखित होते हैं उनकी संख्या होती है 13, और वैसे स्वर जो होते हैं स्वर की संख्या 11 होती है। ठीक है, लिखित स्वर 13 और स्वर जो होते हैं वो 11 होते हैं। और स्वर को साथियों क्या बोलते हैं, स्वर को जो बोलते हैं वो अच बोलते हैं। ठीक है, अच बोलते हैं। और व्यंजन को क्या बोलते हैं, व्यंजन को हम हल बोलते हैं। ठीक है, स्वर को अच और व्यंजन को हल बोलते हैं। एक दो पॉइंट और है उसको भी जान लीजिए। संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है 4, छ, त्र, ज्ञ और स्र होता है। ठीक है, और साथियों जिसमें जैसे क है, एग्जाम्पल मान लीजिए क है, क के नीचे अगर हलंत लगा है तो उसको उसे हम हलंत वाला बोलते हैं, और हलंत नहीं लगा है तो उसे अजंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अजंत बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप समझिए, जैसे क है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं लिखा है तो इसे हम अजंत बोलेंगे, इसमें हलंत लगा देंगे तो हलंत बोलेंगे। ठीक है, अब सुन, एक बात दो बात और है। जैसे अंक को क्या बोलते हैं, अंक को बोलते हैं अनुस्वार बोलते हैं। ठीक है, और अह को क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। और इन दोनों को मिला के साथियों अयोगवाह बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, अयोगवाह बोलते हैं। ठीक है, तो ये था आपका आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य है, विद्या से ज्ञान बढ़ती है, विचार शक्ति प्राप्त होती है और मिलता है। उत्तर देने का यह जो ढंग है ठीक नहीं है, परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, दोनों में से कोई भी काम पूरा नहीं हुआ। अब बताइए, आपको संयुक्त वाक्य है, तो साथियों संयुक्त वाक्य कैसे पहचानेंगे, जब आपको कहीं पर भी इसलिए, पर, किंतु, ठीक है, ये सब परसर्ग मिल जाए, पर, किंतु, और, या, आदि, ये सब परसर्ग मिल जाते हैं तो वहां पे क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा। सरल वाक्य एक से अधिक अव्यय के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, तो साथियों आपका जो राइट आंसर बनेगा वो विद्या से ज्ञान बढ़ती है, विचार शक्ति प्राप्त होती है और ज्ञान मिलता है। ठीक है, और मान मिलता है, यहाँ पे मान लिख लीजिएगा, और यहाँ पे मान मिलता है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था, यह किस प्रकार का वाक्य है। संकेतवाचक वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है, विस्मयादिबोधक वाक्य है, या फिर प्रश्नवाचक वाक्य है। तो साथियों तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था, यह जो है आपका प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, क्योंकि इसमें कहाँ, कैसे, क्यों, तो WH वाले अगर वर्ड मिल जाए माने, तो वहाँ पे आपका क्या होगा, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा साथियों। ठीक है, पूर्ण विराम ये होता है, ये पूर्ण विराम का चिन्ह होता है, और अल्प विराम का चिन्ह ये होता है। ठीक है, इस तरीके से विस्मयादिबोधक का चिन्ह ये होता है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री ने घोषणा की को कर्मवाच्य में बदलने पर क्या होगा। कर्मवाच्य में बदलना है,
तो साथियों आपका जो राइट आंसर बनेगा वो है मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई, ठीक है। अब आप वाच्य जानिए, वाच्य की संख्या कितनी होती है? 3 होती है, ठीक है। वाच्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है, एक भाववाच्य होता है, ठीक है। कर्तृवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है, एक भाववाच्य होता है। अब कर्तृवाच्य कोई भी कारक चिन्ह नहीं होता, कर्तृवाच्य में आप जान लीजिए, ठीक है, कोई भी कारक चिन्ह नहीं होता है। और कर्मवाच्य में से या के द्वारा होता है और सकर्मक क्रिया होती है, ठीक है, से या के द्वारा और सकर्मक क्रियाएं होती हैं। भाववाच्य में क्या होती है? से के द्वारा होता है लेकिन अकर्मक क्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो उससे हम पहचान लेंगे कि ये कर्मवाच्य है या फिर कर्तृवाच्य है या फिर भाववाच्य है। तो साथियों मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई, ठीक है। यहाँ पे कर्मवाच्य में बदलने पर यही होगा, मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई, ठीक है। अगला प्रश्न है, रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ है। रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ है समय पर नष्ट करना, पता लगाना, निराश होना, प्रतीक्षा करना। तो साथियों रास्ता देखना माने प्रतीक्षा करना होता है। जब आप किसी की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं तो आप बार बार रास्ते को देखते हैं कि देखें वो आ गया है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं, तो वही होता है, रास्ता देखना माने प्रतीक्षा करना होता है। अगला प्रश्न है, भीतर से शत्रुता और ऊपर से मीठी बात करने के भाव को व्यक्त करने वाली निकटतम लोकोक्ति है। आम के आम गुठली के दाम, दूर के ढोल सुहावने, दोनों हाथों में लड्डू, मुंह में राम बगल में छुरी। तो साथियों भीतर से शत्रुता और ऊपर से मीठी बात करने के भाव को जो व्यक्त करने वाली निकटतम लोकोक्ति है वो है मुंह में राम बगल में छुरी, ठीक है साथियों। और आम के आम गुठली के दाम माने होता है दूना लाभ, ठीक है, कह सकते हो दोहरा लाभ, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? अपरोक्ष में, अपादान, अपवाद, अपमान। तो किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? तो अप उपसर्ग नहीं है साथियों, उस किस में है? तो अपरोक्ष, ठीक है। अपरोक्ष में परोक्ष के आगे अ उपसर्ग लग जाता है तो साथियों बनता है अपरोक्ष, ठीक है। तो इसमें अप उपसर्ग नहीं है बल्कि अ उपसर्ग है, तो इसलिए आपका अपरोक्ष बिल्कुल सही होगा। बाकी अपादान में अप है, अपवाद में अप है, अपमान में अप उपसर्ग है, इन तीनों में अप उपसर्ग है। निम्नलिखित में तद्धित प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है? बुराई, सिलाई, लड़ाई, कटाई। तो साथियों तद्धित प्रत्यय क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण जो होते हैं वही तद्धित प्रत्यय होते हैं। तो बुराई, सिलाई, लड़ाई, कटाई में आपका कौन सा तद्धित प्रत्यय वाला है? तो साथियों बुराई, ठीक है, बुराई जो है वो आपका तद्धित प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, उन्नति शब्द में कौन सी संधि है? उन्नत शब्द में कौन सी संधि है साथियों? व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, इनमें से कोई नहीं है। उन्नति, तो साथियों यहाँ पे कौन सी संधि होगी? तो आपका व्यंजन संधि होगा। कैसे साथियों? उत, ठीक है, ये त जो है अपने पंचम वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा तो उन्नति हो जाएगा, ठीक है। तो संधि साथियों यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। और संधि के प्रकार जो होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से होता है? एक स्वर संधि होता है, एक व्यंजन संधि होता है और एक विसर्ग संधि होता है, ठीक है। अब साथियों स्वर संधि जो होता है, स्वर संधि में स्वर मिलके बनते हैं, ठीक है, स्वर और स्वर मिल जाते हैं। व्यंजन संधि में क्या होता है? व्यंजन संधि में आपको स्वर व्यंजन मिलेंगे, ठीक है, स्वर और व्यंजन मिलेंगे, व्यंजन और व्यंजन मिलेंगे, ठीक है, व्यंजन और व्यंजन भी मिल जाएंगे और व्यंजन और स्वर भी मिल जाएंगे, व्यंजन और स्वर भी मिल जाएंगे। विसर्ग संधि में साथियों विसर्ग में आपको स्वर के बाद विसर्ग मिल जाएगा, स्वर के बाद विसर्ग मिल जाएगा, ठीक है, और व्यंजन के बाद विसर्ग मिल जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा? विसर्ग संधि होगी, ठीक है। और स्वर संधि के जो भेद होते हैं साथियों, स्वर संधि के वो 5 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, हथकड़ी में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व। हथकड़ी में कौन सा समास है साथियों? तो हथकड़ी में साथियों तत्पुरुष समास होगा, ठीक है, तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि हथकड़ी माने होता है हाथ की कड़ी, हाथ की कड़ी होता है, तो इसमें क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा।
अगला प्रश्न है, घनश्याम में कौन सा समास है? द्वंद्व, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, कर्मधारय। तो बताइए घनश्याम में कौन सा समास है साथियों? तो घनश्याम में आपका जो समास होगा साथियों वो होगा कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास होगा। थोड़ा सा हम आपको समास के बारे में बताते हैं। तत्पुरुष समास की परिभाषा जान लीजिए क्या होता है साथियों। तत्पुरुष समास की, जिस समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता हो तथा पूर्व पद में द्वितीया से सप्तमी विभक्ति तक का लोप हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं साथियों। ठीक है, जैसे तत्पुरुष समास के उदाहरण की मैं बात करूँ, मूर्तिकार, मूर्तिकार की बात आए, मूर्तिकार का अगर विग्रह करेंगे साथियों तो क्या होगा? मूर्ति को बनाने वाला। ठीक है, मूर्तिकार माने होता है मूर्ति को बनाने वाला। तो यहाँ पे मूर्तिकार जब आप देखते हैं तो इसमें को विभक्ति का लोप होता है, तो इसलिए यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे कालजयी, कालजयी एक और उदाहरण ले लीजिए, कालजयी। ठीक है, कालजयी जो होता है वो होता है काल को जीतने वाला। ठीक है, काल को जीतने वाला को ही कालजयी बोलते हैं, तो को इसमें आया। ठीक है, और एक राजद्रोही, राजद्रोही, राजद्रोही हुआ। राजद्रोही का अगर विग्रह करेंगे तो राजा को धोखा देने वाले को ही राजद्रोही बोलते हैं, राजा को धोखा देने वाला। एक आत्मघाती, एक और शब्द ले लीजिए, आत्मघाती। आत्मघाती मतलब हुआ खुद को मारने वाला। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे क्या होता है? पूर्व पद में द्वितीया से सप्तमी विभक्ति तक का लोप होता है, वहीं पे तत्पुरुष समास होता है। तो राजद्रोही में यहाँ पे विभक्ति का लोप है, जब विग्रह करेंगे तब विभक्ति का पता चलता है। इसी तरीके से आत्मघाती में, इसी तरीके से मूर्तिकार में, इसी तरीके से कालजयी में। तो जब आप विग्रह करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें इस विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है, हवा का विशेषण क्या होता है? हवा वाला, हवलदार, हवाएं, हवाई। हवा का विशेषण क्या होता है साथियों? तो हवा का जो विशेषण होगा वो हवाई होगा। ठीक है, क्या होगा? हवाई होगा। अगला प्रश्न है, असरफियां लूटे और कोयल पर मुहर लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे में कंजूसी दिखाना, सराहना के बिना योग्यता का व्यर्थ हो जाना, स्वाभाविक दोषों का किसी अन्य कारण से और अधिक बढ़ जाना, एक वस्तु में होने वाला लाभ दूसरी वस्तु में हुई हानि में नष्ट हो जाना। तो बताइए, असरफियां लूटे और कोयल पर मुहर, यहाँ कोयले कर लीजिएगा। ठीक है, असरफियां लूटे और कोयले पर मुहर लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर बनेगा वो है बड़े बड़े खर्चों पर। ठीक है, बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे में कंजूसी दिखाना, ये आपका अर्थ होगा। कुछ आपको और लोकोक्तियाँ बताते हैं, जैसे 8 कनौजियों 9 चूल्हे। सुने हैं आप लोग लोकोक्ति, 8 कनौजिए 9 चूल्हे, मतलब होता है अलगाव की स्थिति। ठीक है, और देख लीजिए, और आपको दिखाते हैं, उद्योगित्र पुरुष सिंह पति लक्ष्मी, उद्योग को ही धन मिलता है। ऊधो का लेना न माधो का देना माने होता है केवल अपने काम से काम रखना। ठीक है, ऊधो का लेना न माधो को देना माने होता है केवल अपने काम से काम रखना। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, इसका जो अर्थ होगा साथियों इस लोकोक्ति का, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, किसी कार्य को संपन्न कराने के लिए किसी एक समर्थ व्यक्ति का सहारा लेना अच्छा है, बजाय अनेक लोगों के पीछे भागने से। समझ गए बात को? तो इसी को कहते हैं एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द तरंगिणी शब्द के पर्यायवाची हैं? तरंगिणी शब्द के पर्यायवाची, ललना, रमणीय, सरिता, वनिता, कामनी, आपगा, सरिता, तटनी, निम्नगा, निर्झरणी, निर्मग्ना, विभावरी। तो तरंगिणी शब्द का जो पर्यायवाची शब्द बनेगा साथियों वो सरिता, तटनी और निम्नगा होगा। ठीक है, तरंगिणी के अन्य पर्यायवाची शब्द भी होते हैं साथियों, जैसे कि आपको बताते हैं, निर्झरणी हो गया, ये तरंगिणी का ही पर्यायवाची है। निर्झरणी हुआ, शैलजा हुआ, नद हुआ, शैवालिनी हुआ, शैवालिनी हुआ, प्रवाहिनी हुआ, प्रवाहिनी हुआ, और आपको बताते हैं नदी हुआ, सरिता हुआ। ठीक है, नदी, सरिता, तटनी, निम्नगा, निम्नगा, ये सब क्या हैं? ये है तरंगिणी के पर्यायवाची हैं साथियों। अब हम आपको बताते हैं वनिता।
जो ये वनिता है ये किसका पर्यायवाची है? दारा, जोरू, वामांगिनी, बहू, कलत्र, प्राणप्रिया, गृहलक्ष्मी, संगनी, सहचरी, बेगम आदि। तो कुल मिला के क्या हुआ? बहू का होता है पर्यायवाची वनिता। अब कामिनी, आपको कामिनी भी देखने को मिलता होगा। वामा, ललना, कामनी, रमणी, ये सब कामनी के पर्यायवाची हैं। विभावरी, ठीक है, विभावरी जो होता है रजनी, रात्रि, निशा, यामिनी आदि, ठीक है। तो कुल मिला के रात्रि के पर्यायवाची हैं ये। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा तरंगिणी का, वो टोटल आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं है? गिरने से कुछ ही बची इमारत, ध्वंसावशेष, ध्वंसावशेष। पूर्णिमा की रात को कोहू बोलते हैं। शिव का धनुष पिनाक। ऐसी भूमि जो उपजाऊ न हो उसे ऊसर बोलते हैं। तो कौन सा शब्द सही नहीं है साथियों? सही नहीं को बताना है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा पूर्णिमा की रात कोहू। ये कोहू नहीं, इसे हम क्या बोलते हैं? पूनम बोलते हैं, ठीक है। पूर्णिमा की रात को पूनम की रात भी बोलते हैं, पूनम की रात। तो साथियों ये आपका बिल्कुल गलत होगा। बाकी गिरने से कुछ ही बची इमारत को ध्वंसावशेष बोलते हैं, बिल्कुल सही है। शिव के धनुष को पिनाक बोलते हैं और ऐसी भूमि जो उपजाऊ न हो उसे ऊसर बोलते हैं, ये बिल्कुल सही है। कुछ शब्द हैं, वाक्यांश हैं, वो देख लीजिए। जैसे कि नियति, नियति किसे कहते हैं? जैसे आप ध्वंसावशेष माने कह दिए कि गिरने से कुछ ही बची इमारत होती है उसे ध्वंसावशेष कहते हैं, वैसे ही नियति को क्या बोलते हैं? वह वस्तु या माल जो बेचने के लिए विदेश भेजा गया हो उसे हम सॉरी साथियों निर्यात, निर्यात, ठीक है, नियति में बोल दिया। निर्यात, निर्यात की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। निर्यात, निर्यात की मैं बात कर रहा हूँ। वह वस्तु या माल जो बेचने के लिए विदेश भेजा गया हो साथियों उसे हम निर्यात बोलते हैं। और आपको निरक्षर मिलेगा। निरक्षर, निरक्षर का मतलब क्या होता है? जो पढ़ा लिखा न हो साथियों, ठीक है। और निरस्त, ठीक है, निरस्त की बात कर लेते हैं। निरस्त, निरस्त का मतलब होता है निरसन किया गया, ठीक है, उसी को हम निरस्त बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? महादेवी छायावादी कवित्री हैं। जब भी आप आओ मुझे मिले। आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। रमा ने अपनी भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। तो साथियों शुद्ध वाक्य बताना है तो कवित्री ऐसे लिखा नहीं जाता, कवयित्री, कवयित्री जो है इस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पे कवित्री लिखा है तो ये बिल्कुल आपका गलत है। जब भी आप आओ मुझे मिले, क्या आपको गलत नहीं दिख रहा है? आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, ये भी आपको अशुद्धि मिलेगी इसमें। रमा ने अपनी भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। तो साथियों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से विलोम शब्द युग्म बताइए। विलोम शब्द बताइए। साथियों आपके मन में डाउट होगा कि सर ने शुद्धिकरण नहीं बताया। चलिए मैं आपको शुद्ध बताता हूँ। जो अभी आपको इसके पहले जो महादेवी छायावादी कवित्री हैं लिखा था उसमें मैंने बताया। पहले में तो मैं बता दिया था कि वो कवित्री लिखा जाएगा, ठीक है, इसलिए वो गलत था। दूसरे में था जब भी आप आओ मुझे मिले, यह लिखा गया था। तो ये इसका शुद्ध वाक्य जो होगा, जब भी आप आओ मुझसे मिले। जब भी आप आओ मुझसे मिले, मुझे की जगह पे मुझसे होना चाहिए, ठीक है साथियों। अब आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, इसका जो शुद्ध वाक्य होगा आपके दर्शन, ठीक है साथियों, आपका नहीं, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। तो आपका की जगह पे आपके कर लीजिएगा, ठीक है। अब पिछले प्रश्न का डाउट क्लियर। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। निम्न में से विलोम शब्द छांटना है। विलोम शब्द युग्म बताइए। आचार, आचार, अभिज्ञ, अनभिज्ञ, केसर, केसर, कोश और कोश। तो साथियों आपको बताना है विलोम शब्द युग्म छांटना है। तो विलोम आपका यही है, अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है, यही आपको दिख रहा है, ठीक है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब आचार का जो विलोम होता है साथियों वो होता है अनाचार। क्या होता है? अनाचार होता है, ठीक है। अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है, ठीक है। और सन्यासी, सन्यासी का जान लीजिए, सन्यासी का क्या होता है? गृहस्थ होता है। सन्यासी का क्या होता है? गृहस्थ होता है। भोगी का
भोगी का जो होता है योगी होता है। उसके बाद अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का जो होता है वो सर्वज्ञ होता है। कृतज्ञ का कृतघ्न होता है, कृतज्ञ का कृतघ्न होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ विद्या ग्रहण की जाती है उसे क्या कहते हैं? देवालय, पुस्तकालय, मदिरालय, विद्यालय। साथियों, वह स्थान जहाँ विद्या ग्रहण की जाती है उसे हम विद्यालय बोलते हैं। ठीक है, और देवालय किसे बोलते हैं? देवताओं के रहने का स्थान जो होता है साथियों उसे हम देवालय बोलते हैं। पुस्तकालय किसे बोलते हैं साथियों? वह भवन जहाँ अध्ययन हेतु पुस्तकों का संग्रह किया जाता है उसे हम पुस्तकालय बोलते हैं। मदिरालय किसे बोलते हैं? शराब खरीद कर पीने का स्थान को हम मदिरालय बोलते हैं। ठीक है साथियों, तो ये आपका था कुछ स्थान जहाँ कुछ न कुछ किया जाता है, जैसे वह स्थान जहाँ विद्या ग्रहण की जाती है वहाँ पे विद्यालय होता है। अगला प्रश्न, अंधों में काना राजा लोकोक्ति का उचित अर्थ बताइए। केवल वाह्य प्रदर्शन, मूर्ख में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, अज्ञानी राजा चाल चलना। तो साथियों, अंधों में काना राजा जो लोकोक्ति का अर्थ होगा वो मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है। ठीक है, कुछ आपको और लोकोक्ति बताते हैं, जैसे कि आप देखिए, 8 कनौजिए अलगाव की स्थिति, 9 चूल्हे, ये हमने आपको बता दिया अलगाव की स्थिति होता है। ठीक है, और उद्योग गिन्न माने होता है उद्योग को ही धन मिलता है। ऊधो का न लेना न माधो का देना माने होता है केवल अपने काम से काम रखना। ठीक है, ये सब हमने आपको बता दिया। अब अगला प्रश्न है साथियों, और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में अर्धविराम चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? अर्धविराम चिन्ह का, यह पुस्तक अच्छी है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वह घूमने गया अब क्या करूं, वह रूठ कर चला गया। तो बताइए साथियों क्या होगा? अर्धविराम चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? तो साथियों, अब क्या करूं वह रूठ कर चला गया, इसमें अर्धविराम जो है, अब क्या करूं वह रूठ कर चला गया, अर्धविराम वाला उदाहरण है। ठीक है, देखिए विराम चिन्ह क्या होता है साथियों, आपको मैं बताता हूं। विराम चिन्ह, विराम का अर्थ होता है ठहराव। ठीक है, क्या होता है? ठहराव होता है विराम का मतलब। लिखते समय या बोलते समय पाठक या श्रोता को भाषा के सम्य के गान में कठिनाई होती है, एक ही वाक्य के सकते हैं वह भ्रमित हो सकता है, जैसे 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 रोको मत जाने दो, रोकने की बात है। तो अल्प विराम, अल्प विराम का जो साथियों चिन्ह होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, अल्प विराम माने कामा, इस तरीके से। अर्ध विराम जिसे हम सेमी कोलन भी बोलते हैं वो इस तरीके से होता है, सेमी कोलन। और पूर्ण विराम ऐसे होता है साथियों, पूर्ण विराम का चिन्ह, जिसे हम फुल स्टॉप भी बोलते हैं। उप विराम कॉलन जिसे बोलते हैं कॉलन, वो इस तरीके से होता है। और प्रश्नवाचक चिन्ह आप जानते ही हैं, ये होता है। संयोजक चिन्ह ऐसे होता है, उद्धरण चिन्ह इस तरीके से होता है। ठीक है, लोप चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, ठीक है, कोष्टक वगैरह आप जानते ही हैं। त्रुटि चिन्ह में इस तरीके से कहीं त्रुटि होती है ऐसे करके लिख देते हैं। लाघव चिन्ह ऐसे होता है, और विवरण चिन्ह जो होता है वो आपका ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, तो इस तरीके से चिन्ह होते हैं साथियों। तो साथियों कैसी लगी आपको वीडियो, और आपका इस टॉपिक में, इस सेट में आपको कितना प्रश्न सही हो पाया है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो साथियों तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। तो साथियों तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।